हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए फिर से एक अमेजिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन शाओ के साथ होती है, जिसकी अभी नींद खुलती है तो इससे पता लगता है कि इसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल रात वो बार में पार्ट टाइम जॉब के लिए गई हुई थी और तभी एक बंदे ने उसे जॉब देने के नाम पर उसे काफी सारी ड्रिंक पिला दिया था। और फिर यहाँ पर हमारे इस ड्रामा के हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम मिस्टर गू है। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है। शाओ इसे देखकर जल्दी से इसके पास आ जाती है और कहती है कि अंकल, मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। तो गू इसे उठाकर यहाँ से लेके चला जाता है। शाओ ये सब याद करके सोचती है कि अब तो मेरी मॉम मुझे बहुत मारेंगी और फिर वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट एक महीने बाद का सीन दिखाते हैं। शाओ हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने गई होती है और डॉक्टर इसे बताता है कि वो 1 महीना प्रेग्नेंट है। ये जान के ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि यानी ये बेबी उस स्ट्रेंजर अंकल का है। फिर शाओ अपनी मॉम से मिलने घर आती है। इसकी मॉम इसे देखकर कहती है कि तुम एकदम टाइम पर आई हो, जाओ हॉस्टल से अपना लगेज लेकर आ जाओ क्योंकि अब तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो शाओ कहती है कि मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आप लोगों के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब करके इतनी मेहनत कर रही हूँ और कल तो मेरी जान जाने वाली थी। तो शुआन की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम्हारे ब्रदर को मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड भेजना है और तुम्हारी तो वैसे भी शादी हो जाएगी, तो इतना क्यों चिढ़ रही हो। तो शाओ कहती है कि मॉम मैं 4 सालों से मेहनत कर रही हूँ। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम जाकर लगेज लेकर आओगी या फिर मैं तुम्हें मारूं। फिर शाओ कॉलेज से अपना बैग लेकर यहाँ से निकल रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम बीच में स्टडी छोड़कर क्यों जा रही हो, क्या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो शाओ इसे बताती है कि मेरा ब्रदर स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला है, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ जॉब करके पैसे कमाने के लिए। और वो सोचती है कि उसे अपने बेबी को पैदा भी तो करना है। और तभी हम गू को देखते हैं जो कि कार से जा रहा होता है और वो शाओ को देखकर जल्दी से अपनी कार रोकता है और सोचता है कि ये वही लड़की है। वो याद करता है कि उसने उस दिन बार में से उसकी जान बचाकर अपने घर ले आया था और उसने उसे बोला था कि अब तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलूंगा। पर श्वान तो बहुत ही ड्रंक थी और वो गू को वहाँ से जाने नहीं दे रही होती है। तो गू भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब गू ये सब याद करके सोचता है कि आखिर मैं एक छोटी सी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्या पता अगर वो प्रेग्नेंट हो गई होगी तो। और फिर गू अपनी कार से निकलकर श्वान के पास जा रहा होता है और यहाँ पर शाओ इतना भारी लगेज उठाते हुए गिरने लगती है। तभी गू इसे गिरते हुए बचाता है और शाओ इसे देखते हुए याद करती है कि ये वही स्ट्रेंजर अंकल है। शाओ सोचती है कि कहीं इस अंकल को पता तो नहीं लग गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी गू इसे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो। फिर गू इसका लगेज रखने में हेल्प करता है और इसे कहता है कि लास्ट टाइम जो हुआ था उसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओ सोचती है कि वैसे भी ये बेबी अंकल का है तो उसे बताना जरूरी है ताकि वो अपनी बेबी की जिम्मेदारी ले। फिर शाओ इसे बतानी जा रही होती है कि तभी यहाँ पर कॉलेज का हेड आ जाता है और वो कहता है कि मिस्टर गू हम चलते हैं ऑफिस में बात करने। तो गू शाओ से उसका फोन मांग के अपना नंबर दे देता है और उसे कहता है कि कोई भी काम होगा तो मुझे कॉल करना और हम बाद में मिलते हैं। फिर शाओ अपने कॉलेज से निकल रही होती है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल इसे रोकते हैं और वो उसे उसके स्कॉलरशिप के पैसे देते हैं और वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा डिप्लोमा तुम्हारे घर मेल कर दूंगा। तो शाओ सर को थैंक यू बोलती है तो ये कहते हैं कि तुम मिस्टर गू को जानती हो, तो ये तो करना मेरा फर्ज था। फिर गू का नाम सुन के शाओ अपने मोबाइल में उसके बारे में सर्च करती है और इसे पता लगता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा रिच सीईओ है। फिर ये जानने के बाद शाओ डिसाइड करती है कि मुझे इतने रिच बंदे को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। फिर शाओ अपने घर के बाहर पहुंचकर अपने बेबी के लिए स्कॉलरशिप के पैसों में से थोड़े पैसे निकाल रही होती है। पर तभी यहाँ पर उसकी मॉम पैसे लेकर अंदर चली जाती है और वो उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम पैसे चुरा रही थी। तो शाओ कहती है कि मॉम ये मेरी स्कॉलरशिप में जीते हुए पैसे हैं। तो इसकी मॉम इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुमने अभी तक कोई अच्छी सी जॉब भी नहीं ढूंढी। तो शाओ कहती है कि मॉम मैं हाई स्कूल टाइम से ही कोई ना कोई जॉब करके पैसे कमाते आ रही हूँ और अब चाहती है कि अब मैं ब्रदर के अब्रॉड जाने के लिए भी पैसे कमाऊं, मैं कितना कुछ तो कर रही हूँ। फिर शाओ की मॉम उसे और मारने लगती है तो शाओ जल्दी से भागकर घर से बाहर निकलती है और सामने से एक कार गुजरती है और वो वहीं गिर जाती है। तभी गू इसे ढूंढता हुआ यहीं पर ही आ रहा होता है और वो इसे देखकर जल्दी से इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। और फिर गू तुरंत ही शाओ को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और वो यहाँ पर रिपोर्ट लाके उसे दे रहा होता है। तो ये सोचती है कि लगता है अंकल को मेरे बेबी के बारे में पता लग गया। फिर वो इसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। तो गू कहता है कि अच्छी बात है कि तुम जानती हो कि तुमने क्या गलत की हो। शाओ रिपोर्ट चेक करती है तो इसे पता लगता है कि उसमें बेबी का नहीं बल्कि ये लिखा है कि अब तक वो कोई गलत मेडिसिन लेती आ रही थी जिसकी वजह से वो बीमार है।
ये देखकर वो शॉक होती है और गू सोच रहा होता है कि क्या ये मेडिसिन उसके पेरेंट्स ने उसे दिए। फिर गू इसकी चोट देखकर इसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें घर में किसी ने मारा है। तो ये रोते हुए अपनी मॉम की मार याद करती है और उसे कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराई हूँ। तो गू इसे शांत करता है कि तुम रो मत, मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं करी। और फिर गू शाओ को उसके घर तक छोड़ रहा होता है। तभी शाओ सोचती है कि अगर मेरी मॉम को अंकल के बारे में पता चल गया तो वो इन्हें ब्लैकमेल करके इनसे बहुत सारे पैसे मांगेंगी, और अंकल ने पहले ही मेरी इतनी हेल्प कर चुके हैं, मुझे इन्हें कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए। फिर शाओ से कहती है कि अंकल अब हमें दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए। तो गू पूछता है कि आखिर क्यों। तो शाओ कहती है कि आप मुझे कंपेंसेशन देना चाहते थे ना, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो, फिर हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था मैं उसे भूल जाऊंगी। तो गू इसे तुरंत ही अपना कार्ड दे देता है और बताता है कि इसमें पूरे 50 मिलियन है। फिर शाओ इस कार्ड को लेने के बाद अपने घर चली जाती है और गू अपने असिस्टेंट को कॉल करके शाओ के पेरेंट्स के बारे में पता करने के लिए कहता है। और यहाँ शाओ जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसकी रिपोर्ट देख चुकी है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास किसका बच्चा है। तो शाओ सोचती है कि ये अंकल का बेबी है, इस बारे में मैं मॉम को नहीं बता सकती हूँ। अब यहाँ पर शाओ की मॉम उसे बहुत ही चिल्लाती है और उसे अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल लेके जाने लगती है, पर शाओ नहीं मानती और वो कहती है कि मैं नहीं, और शाओ कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे इस बेबी को पैदा करना है। तो इसकी मॉम इसे चिल्लाती है कि अगर तुम ये सब करोगी तो हमें पैसे कौन कमा के लाके देगा। और फिर वो इसे जबरदस्ती एक मेडिसिन देने लग जाती है, पर शाओ नहीं खाती और कहती है कि मेरा बेबी मुझे बचाना है। तो शाओ की मॉम इसे मारती है और तुरंत ही इसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। दूसरी तरफ हम गू को देखते हैं जो कि एक बार में होता है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट इसे एक कार्ड देता है और बताता है कि बॉस ये आपकी कार्ड में मिला। तो गू देखता है कि ये वही कार्ड होता है जो उसने शाओ को दिया था। फिर ये सोचता है कि यानी शाओ ने पैसे लेकर गए ही नहीं। और फिर गू को इस बारे में भी पता लग जाता है कि शाओ की मॉम ने उसे हॉस्पिटल लेकर गई है। दूसरी तरफ शाओ हॉस्पिटल में होती है पर वो इतनी ज्यादा वीक पड़ गई थी कि बेहोश हो जाती है, इसलिए सर्जरी को रोकना पड़ता है। तभी गू हॉस्पिटल में पहुंचकर शाओ के बारे में पूछने लगता है। तो डॉक्टर इसे बताता है कि वो यहाँ पर अबॉर्शन के लिए आई थी लेकिन उसकी बॉडी वीक पड़ गई है, तो नेक्स्ट वीक ही सर्जरी हो सकती है। फिर ये जानकर गू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि शाओ 1 महीना प्रेग्नेंट है। और फिर गू समझ जाता है कि ये उसी का ही बेबी है, और ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश जाता है। और फिर डॉक्टर से कहता है कि अगर बेबी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर गू शाओ के रूम में आकर उसके होश आने का वेट करता है। शाओ को जब होश आता है तो वो गू को देखकर यहाँ पर शॉक्ड होती है और फिर वो जल्दी से अपनी बेबी की फिक्र करने लगती है। तो ये कहता है कि तुम्हारा बेबी ठीक है। तो शाओ कहती है कि अंकल यानी आपको सब कुछ पता चल गया। देखो प्लीज आप मेरे बेबी को हर्ट मत करना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये बेबी मैं अकेले पालूंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। तो गू कहता है कि आखिर मुझे इससे प्रॉब्लम क्यों होगी, और वैसे भी क्या तुम्हारे पास पैसे हैं जो तुम इस बच्चे को अकेले पालोगी। और फिर गू शाओ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लेके जा रहा होता है। वो इसे पूछती है कि अंकल क्या आप सच में इस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरा बेबी है तो मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लूंगा। फिर शाओ फिक्र करने लगती है कि लेकिन अगर इस बारे में मेरी मॉम को पता चल गया तो गू कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम को पता चला तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगी, तो क्यों ना तुम इससे पहले अपने घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। तो शाओ पूछती है कि यानी अंकल आप मुझे अपने घर पे लेके चल रहे हो। तो ये कहता है कि हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कोई और जगह लेके चल रहा हूँ। तो शाओ पूछती है कि कौन सी जगह। तो ये कहता है कि कोर्ट। फिर गू शाओ को कोर्ट लेके जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और दोनों ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। शाओ सोचती है कि मैंने सच में अंकल से शादी कर ली। तभी ये इसे मैरिज सर्टिफिकेट लेके कहता है कि इसे मैं रखूंगा, और हाँ अब हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए हैं तो तुम मुझे अंकल नहीं बुला सकती, तुम्हें मुझे हस्बैंड बुलाना होगा। तभी शाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो इसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी फैमिली ढूंढ ली हूँ, चुपचाप से घर वापस आओ और शादी करो। तो शाओ कहती है कि मैं कोई शादी नहीं करूंगी। तो इसकी मॉम कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। तो शाओ कह देती है कि आपको जो करना है वो कर लो, और वैसे भी मेरी शादी अब हो चुकी है, आप जाओ अपने प्रीशियस बेटे का ख्याल रखो। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर गू शाओ को अपनी कार में बैठाता है और शाओ सोचती है कि अब मेरे पास खुद का बेबी है, मैं अपने बेबी को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। फिर शाओ सो चुकी होती है और गू इसे रूम में लिटा देता है और अपनी मेड को बताता है कि वो मेरी वाइफ है, हमने अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, तुम उसका ड्रेस चेंज कर देना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो वो गू को आवाज देते हुए रूम से बाहर निकलती है और पूछ रही होती है कि अंकल आप कहाँ पर हो। और ये पूरे घर को देखते हुए सोचती है कि ये सच में बहुत ही बड़ा घर है। तभी मेड इसे बताती है कि मिस्टर गू आपका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। फिर शाओ यहाँ पर पहुँचती है तो गू से हेल्थ के बारे में पूछ रहा होता है और वो देखता है कि शाओ ने स्लीपर नहीं पहनी है, इसलिए वो उसे उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो बेबी को भी इफेक्ट होगा।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ अपने रूम में होती है और इसे इसकी फ्रेंड लिली का कॉल आता है। वो इसे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल की, तुमने उठाई नहीं, मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी। शाओ इसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ। तो ये कहती है कि आखिर ये कौन सा फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानती हूँ, तो चलो हम लोग शॉपिंग पे बाहर मिलते हैं और बात करेंगे। तो शाओ सोचती है कि मुझे अपनी फ्रेंड लिली को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही होती है, तभी यहाँ पर एक आदमी शाओ को बीच रास्ते में रोक देता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी मॉम ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे लिए। और ये शाओ को पकड़ के यहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। शाओ इसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरी शादी हो चुकी है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी। पर ये आदमी मान नहीं रहा होता है, तो शाओ की फ्रेंड लिली जल्दी से पुलिस को कॉल करने लग जाती है। तो ये गुंडा जल्दी से इसका फोन लेकर तोड़ देता है और शाओ को पकड़ के यहाँ से लेकर चला जाता है। और लिली कुछ कर ही नहीं पाती है, तभी इतने में शाओ के मोबाइल में गू का कॉल आ रहा होता है। तो लिली उसका कॉल उठा के कहती है कि क्या आप शाओ के फ्रेंड मिस्टर गू बात कर रहे हैं? एक्चुअली में शाओ को एक गुंडा पकड़ के लेके चला गया है, आप प्लीज मेरे फ्रेंड की हेल्प करो। ये जानकर गू शॉक हो जाता है और जल्दी से अपने गार्ड्स को बुलाकर उनके साथ शाओ को ढूंढने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ ये गुंडा शाओ को उसके घर ले आता है। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे चिल्लाने लगते हैं। शाओ की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारे बदले में हमें पूरे 3 मिलियन मिल चुके हैं, जिससे तुम्हारा भाई अब स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकता है। फिर ये मिस्टर फैंग शाओ के मॉम डैडी से कहने लगता है कि मेरी फैमिली ने तुम लोगों को पैसे दे चुके हैं। तो शाओ की मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, और ये लड़की अब तुम्हारी है, ये लो इसे लेकर जाओ। पर शाओ बिल्कुल नहीं मान रही होती है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो फैंग कहता है कि अगर ये लड़की मेरे साथ नहीं जाएगी तो आप लोग को मुझे मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तब यहाँ पर गू पहुंच जाता है शाओ को बचाने के लिए और वो इसे देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर गू इस आदमी से कहता है कि पूरे 3 मिलियन देने हैं ना, तो मैं दे दूंगा। तो ये आदमी गुस्सा हो जाता है कि तुम होते कौन हो मेरी वाइफ को मुझसे चुराने वाले। ऐसा बोलकर वो गू को मारने जा रहा होता है, तो गू इसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कहता है कि तुम मेरा नाम जानना भी डिजर्व नहीं करते। और फिर गू के गार्ड इस आदमी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और तभी शाओ की मॉम गू को चिल्लाने लगती है कि तुम हो कौन और यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो। तो गू बताता है कि मैं शाओ का बॉस हूँ, उसने अभी जल्द ही मेरी कंपनी ज्वाइन करी है और मैंने शाओ के लिए एक नया घर भी ले लिया हूँ और वो आज ही वहाँ पर शिफ्ट होगी। तो ये कहती है कि मैं शाओ की मॉम हूँ और ये घर पे बिल्कुल ठीक है, इसे बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। तो गू बताता है कि इस कार्ड में पूरे 3 मिलियन है और मैं हर महीने आप लोगों को 20,000 देता रहूंगा, तो क्या अब मैं शाओ को लेके जा सकता हूँ? अब शाओ की मॉम तो खुश होकर जल्दी से कार्ड को उठा के देखने लगती है, तभी गू शाओ को लेकर चला जाता है। फिर शाओ की मॉम उसके डैड को चिल्लाती है कि तुम देख नहीं सकते आखिर वो कब शाओ को लेकर चला गया, लगता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा रिच था जो हमें हर महीने 20,000 देने के लिए मान गया, फिर तो हमें शाओ को वापस लाना ही होगा उससे और फायदा उठाने के लिए। फिर इसके बाद गू शाओ को कार से लेके जा रहा होता है और शाओ इसे कहती है कि अंकल मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे दी होंगी ना। तो गू इसे कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी से फाइट नहीं कर पाऊंगा? तो ये कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि आप बहुत ही पावरफुल हो। फिर गू इसे अपना फोन देते हुए कहता है कि अपनी फ्रेंड को कॉल कर लो और उसे बता दो कि तुम ठीक हो। फिर इसके बाद रात में शाओ गू के बारे में सोच रही होती है कि अंकल ने मेरी कितनी हेल्प कर चुका है और मेरी वजह से उनके पैसे भी कितने खर्च हो गए, तो आखिर मैं उन्हें रीपे कैसे करूंगी। दूसरी तरफ गू तो शावर ले रहा होता है और यहाँ पर शाओ यहाँ पर न्यूज देख रही होती है जिसमें गू और एक एक्ट्रेस यूरो के बारे में लिखा होता है और शाओ को पता लगता है कि वो दोनों कपल हैं। ये जानकर शाओ सोचती है कि फिर तो मैंने अंकल के साथ शादी करके गलत कर दी। फिर नेक्स्ट डे शाओ इस बारे में सोचती है कि कल मिस्टर गू और यूरो के बारे में जो न्यूज नंबर 1 पर आ चुकी थी, आज वो गायब कैसे हो गई। लगता है अंकल ने उस न्यूज को मिस यूरो को प्रोटेक्ट करने के लिए हटा दिए। तभी गू यहाँ पर आता है और शाओ से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, देखो अभी मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी काम रहेगा तो तुम मेड आंटी को बता देना और घर में अच्छे से रहना। तो शाओ कहती है कि अंकल मैं पूरा दिन घर में नहीं रहना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ सकते हो? तो गू से कहता है कि हाँ तुम जॉब कर सकती हो लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, जब तुम ठीक हो जाओगी तब जॉब कर लेना, तो अभी बस तुम अच्छे से घर पे रहो और रेस्ट करो। तो शाओ मान जाती है और फिर वो देखती है कि उसने स्लीपर नहीं पहनी, तो वो जल्दी से पहनने जा रही होती है और गिरने लगती है। तो गू इसे जल्दी से पकड़ता है और फिर वो इसे किस करने जा रहा होता है, पर शाओ इससे दूर हो जाती है। तो ये कहता है कि अब हम दोनों लीगली मैरिड है, तो आखिर तुम इतनी शाय क्यों हो रही हो? फिर वो कहता है कि ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम घर पे रहो। फिर गू के यहाँ से जाने के बाद शाओ सोचती है कि अंकल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं बल्कि उस एक्ट्रेस को पसंद करते हैं और अंकल ने बस बेबी के लिए मुझसे शादी करे। तभी शाओ की नजर जाती है कि गू अपना लैपटॉप यहीं पर ही भूल के चला गया, तो ये जल्दी से इसे उठा के उसे देने के लिए जाती है। फिर हम देखते हैं कि गू अपने ऑफिस में होता है और इसे इसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है जो कि इसे बताती है कि मैं तुम्हारे कंपनी आ गई हूँ।
मैंने सुनी कि तुम किसी को डेट कर रहे हो, तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने आई हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर गू अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। तभी यहाँ पर उससे वही एक्ट्रेस यूरो मिलने आई होती है। गू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर। गू इसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है, तो ये कहती है कि गू तुम भूल गए क्या, बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो चुकी थी। यूरो इसे बताने लगती है, तो यूरो इसे कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। फिर गू इसे समझाता है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर तुम वापस यहाँ पर आकर मुझे परेशान करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर गू यहाँ से जाने लगता है। तो यूरो को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी वाइफ की पोजीशन सिर्फ मेरी होगी। और फिर यूरो यहाँ से जाते हुए गू की ग्रैंडमा से टकरा जाती है, जो कि यहाँ पर क्लीनर के गेटअप में आई हुई थी। यूरो इन्हें बहुत सारी बातें सुनाने लगती है कि तुम देख के नहीं चल सकती थी। तो गू की ग्रैंडमा से पूछती है कि तुम हो कौन, तो ये बताती है कि मैं मिस्टर गू की फियांसी हूँ और इस कंपनी की होने वाली बॉस। ये सुनकर ग्रैंडमा सोचती है कि क्या गू ने सच में मेरे लिए इतनी खराब ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढा है। यूरो ग्रैंडमा को चिल्लाती है कि जाओ अपना काम करो और मेरे रास्ते से हटो। ऐसा बोलकर ये ग्रैंडमा को ढकेल रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शाओ पहुंच जाती है और ग्रैंडमा से पूछती है कि आप ठीक हो। और फिर शाओ ये भी पूछने लगती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर गू से मिलने आई थी, वो कहाँ पर है। तो गू का नाम सुनते ही यूरो से पूछती है कि तुम हो कौन और यहाँ पर गू से मिलने क्यों आई हो। तो ये बताती है कि मेरा नाम शाओ है और मैं यहाँ पर मिस्टर गू को उनका लैपटॉप देने आई हूँ। तो यूरो से कहती है कि गू मेरा फियांसी है और तुम जैसी लड़की उसके पास जाने का सोचना भी मत। और ये बोलते हुए वो शाओ के हाथ का बैग नीचे गिरा देती है और उस बैग में से एक रिपोर्ट बाहर आ जाती है। यूरो जल्दी से इस रिपोर्ट को उठाकर कहती है कि अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट हो। और फिर यूरो सभी के सामने इसकी बेइज्जती करने लगती है कि देखो इस लड़की को, ये यहाँ पर आना डिजर्व भी नहीं करती है। पर फिर यूरो जैसे इस रिपोर्ट में गू का नाम पढ़ती है तो वो शॉक हो जाती है और वो शॉक होकर कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं समझ गई, तुम गू को यहाँ पर सेड्यूस करने आई हो, उसे मुझसे छीनने आई हो। ऐसा बोलकर ये शाओ को स्लैप मारने जा रही होती है, पर तभी ग्रैंडमा इसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। तो यूरो इन्हें चिल्लाती है कि क्लीनर कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। और ये उन्हें ढकेल रही होती है और शाओ ग्रैंडमा को बचाती है। तभी यहाँ पर गू पहुंच जाता है और वो कहता है कि ग्रैंडमा आप ठीक हो। और फिर गू यूरो को चिल्लाता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा को कैसे ट्रीट कर रही हो, अब भी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। फिर यूरो तो गुस्से में चली जाती है और यहाँ पर ग्रैंडमा शाओ से कहती है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम और गू दोनों साथ में बर्थडे पार्टी में आना। फिर रात में हम देखते हैं कि गू शाओ को घर ले आता है और उसे कहता है कि अगली बार ऐसे तुम कहीं बाहर मत जाना, तुम्हारे पास हमारा बेबी है और तुम्हें कुछ चोट आ गई तो या फिर बेबी को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो शाओ कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू शाओ को लेकर एक ऑक्शन पार्टी में गया होता है और यहाँ पर गू के बारे में जानने के लिए बहुत सारे रिपोर्टर आए होते हैं और उसे सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर उसके साथ ये लड़की कौन है, पर गू इन लोगों को कुछ जवाब नहीं देता। और तभी हम देखते हैं कि यूरो इन लोगों को देख रही होती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब यहाँ पर ऑक्शन पार्टी में बिडिंग लगना स्टार्ट हो जाती है और शाओ गू से पूछती है कि अंकल आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो ये कहता है कि तुम घर में बोर हो रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लेके आया। तभी यूरो को यहाँ पर आता देख शाओ कहती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। तो गू कहता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। तभी सबसे पहले बिडिंग एक जेड पेंडेंट की लगी होती है। गू इसके बारे में शाओ से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये कैसा लग रहा है, हमें ग्रैंडमा को बर्थडे पार्टी में कुछ गिफ्ट देना है तो हमें कुछ लेना होगा। तो शाओ कहती है कि लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, तो मैं उनको गिफ्ट कैसे दूंगी। तो ये कहता है कि अरे हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो मेरा पैसा भी तो तुम्हारा पैसा हुआ। तो शाओ कहती है कि ये सही नहीं होगा, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे वापस कर दूंगी। तभी गू इस ब्रेसलेट पर बोली लगाने लगता है। तो शाओ कहती है कि इसे मत खरीदो, ये फेक ब्रेसलेट है। पर तभी बाकी और लोग भी इस क्यूब और बोली लगाने लगते हैं और यूरो शाओ से जीतने के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाकर इस ब्रेसलेट को जीत लेती है। तो शाओ गू से कहती है कि इसने इतने सारे पैसे इस फेक ब्रेसलेट में इन्वेस्ट कर दी। फिर दूसरी बोली एक पेंटिंग की लग रही होती है। गू इसके बारे में शाओ से पूछता है तो ये कहती है कि ये भी फेक है, इसलिए इसे भी मत लेना। ये लोग झूठ बता रहे हैं कि ये 100 साल पुरानी है, जबकि ये तो सिर्फ 5 साल पुरानी दिख रही है। तो गू शाओ की तारीफ करता है कि मुझे तो सच में नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा केपेबल हो, तुमने कैसे पहचान ली कि ये पेंटिंग नकली है। एक्चुअली मुझे इस बारे में पहले से पता था कि ये पेंटिंग फेक है, क्योंकि असली पेंटिंग मेरे पास है और वो मेरे घर पे रखी है। तभी शाओ को नींद आने लगती है तो गू इसे उठा के घर लेके जाने लगता है और ये देखकर सभी शॉक होते हैं और यूरो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर इसके बाद गू शाओ को कार में बैठा देता है और तभी दोनों किस करते हैं। पर इतने में यूरो गू को आवाज देते हुए यहाँ पर आ जाती है। तो गू शाओ से कहता है कि तुम कार में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर गू बाहर जाकर यूरो से बात कर रहा होता है और शाओ इन लोग को कार में बैठ के देखती है।
यूरो से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इतना कोल्ड रहना बंद करोगे? कल जो हुआ था वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कल मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारी ग्रैंडमा है। देखो मैंने उनके लिए गिफ्ट भी ले ली हूँ। तो गुई से कहता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम बर्थडे पार्टी में ना आओ, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा को तुम नहीं बल्कि शाओ पसंद है। और वैसे हाँ, तुमने जो चीज खरीदी हो ना वो फेक है। ये बोलकर गु कार में बैठ जाता है और वो शाओ के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर यूरो को बहुत ही गुस्सा आती है और ये कहती है कि पहले मैं तुमसे मिली थी, तो आखिर अचानक से ये गरीब लड़की तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हें मुझसे कैसे ले सकती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ सोचती है कि गु यूरो को लाइक करता है और इसे लग रहा होता है कि वो दोनों कपल है और ये उन दोनों को ब्रेक कर रही है। फिर रात में हम देखते हैं कि गु शाओ को उसकी रूम तक छोड़ देता है और कहता है कि आप सो जाओ। तभी शाओ से पूछती है कि हमने ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट तो लिए नहीं, तो कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें कहीं लेके चलूंगा। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गु शाओ को लेकर एक एंटीक शॉप में आया होता है अपनी ग्रैंडमा के लिए एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए। तभी यहाँ पर शाओ को एक स्टैचू बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और वो सोचती है कि ग्रैंडमा को भी ये पसंद आएगा और उनका अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पर यूरो अपने असिस्टेंट के साथ आई होती है और ये दोनों मिलकर शाओ का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि उसने ग्रैंडमा के लिए कैसा गिफ्ट खरीदी है। यूरो से कहती है कि तुम गरीब हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतना चिंदी गिफ्ट लोगी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर गू की फैमिली कितनी ज्यादा अमीर है? आखिर तुम उनकी ग्रैंडमा को ये कैसे दे सकती हो? असिस्टेंट दिखाता है कि यूरो तो ग्रैंडमा को ये नेकलेस और ये ब्रेसलेट देने वाली है। तो शाओ कहती है कि ये गिफ्ट मेरे गिफ्ट से ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो यूरो से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा वो थोड़े से पैसे वाला गिफ्ट और मेरा ये मिलियंस वाला गिफ्ट, और तुम कह रही हो कि मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा अच्छा है। शाओ कहती है कि मुझे स्टैचू बहुत ही पसंद आया, मुझे ग्रैंडमा के लिए यही गिफ्ट देना है। तो गु कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें पसंद आया तो इसे ही दे दो। तभी इस शॉप का बॉस कहने लगता है कि ये तो बहुत मामूली सा स्टैचू है और अगर आप अपनी ग्रैंडमा को ये गिफ्ट दोगे तो मेरी शॉप की बेइज्जती होगी। तो यूरो कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये गिफ्ट ग्रैंडमा को नहीं पसंद आएगा। आप तो बॉस भी कह रहे हैं, तो क्यों ना तुम शॉप में से किसी और चीज को चुन लो। पर शाओ कहती है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, अंकल प्लीज आप मेरे लिए इसे खरीद दो। तो बॉस कहता है कि अगर यही चीज खरीदनी है तो आप इसे फ्री में ले सकते हो, मुझे इसे पैसे में नहीं देना। तो शाओ कहती है कि ठीक है, फिर अब से ये हमारा है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितनी कीमती चीज है। और फिर शाओ स्टैचू को फोड़ देती है और इन लोगों को दिखाती है कि उसके अंदर एक बहुत ही कीमती जेड होता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और शॉप का बॉस भी कहने लगता है कि ये जेड तो सच में बहुत ही कीमती है। फिर गु कहता है कि अब सच में ये इतनी महंगी चीज है तो बॉस आप बताओ कि इसका कितना पैसा है, मैं इसे पैसे में ही खरीद के लेके जाऊंगा। तो शॉप का बॉस कहता है कि नहीं, रहने दो, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसे फ्री में दूंगा, तो मैं इसके पैसे कैसे ले सकता हूँ, तो चलो मैं आपको इसे बॉक्स में डाल के देता हूँ। फिर गु तो शाओ से बहुत ही ज्यादा खुश जाता है और दोनों चले जाते हैं। इसके बाद यूरो बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और ये सोच लेती है कि अब मैं इस गु की रेपुटेशन खराब करके रहूंगी। फिर घर आने के बाद गु शाओ से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि उस स्टैच्यू के अंदर इतना कीमती जेड था। तो शाओ कहती है कि मुझे बस अंदाजा हो गया था। फिर गु अपने मन में सोचता है कि ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और फिर गु को कंपनी से कॉल आ जाती है और वो बाहर बात करने के लिए चला जाता है। अभी शाओ सोचती है कि मुझे अंकल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो मेरे नहीं हो सकते। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ देखती है कि उसके और गु के बारे में न्यूज फैली हुई है और सभी पब्लिक शाओ को मिस्ट्रेस कह रहे होते हैं। ये न्यूज देखकर शाओ को बहुत ही बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ की मॉम के रेस्टोरेंट में दो लड़कियां आकर इन लोग को चिल्लाने लगती है कि वो एक मिस्ट्रेस की मॉम है और ये लोग शाओ की मॉम को बहुत कुछ सुनाकर और कुछ चीजें तोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर शाओ की मॉम उसे कॉल करके चिल्लाती है और उसे यहाँ पर आने के लिए कहती है और फिर शाओ जब यहाँ पर आ जाती है तो उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम कहाँ मिस्ट्रेस बनती फिर रही हो, तुम्हारे बारे में सारी रूमर्स इंटरनेट पे फैल गई है और तुम्हारी वजह से लोग रेस्टोरेंट में भी आकर हमें परेशान कर रहे हैं। शाओ कहती है कि मॉम में कोई मिस्ट्रेस नहीं हो, पर इसकी मॉम बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम तो खुद तो शेमलेस हो ही, लेकिन हम लोग शेमलेस नहीं है। तो शाओ रोने लग जाती है और कहती है कि क्या आप सच में मेरी मॉम हो, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। फिर शाओ की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम सच कह रही हो और तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही रिच है ना, तो क्यों ना तुम उससे 100 मिलियन लेकर हमें दे दो, सोचो हमारा कितना फायदा हो जाएगा और तुम्हारा भाई भी स्टडी के लिए अब्रॉड चला जाएगा। इतने सारे पैसों का नाम सुन के शाओ कहती है कि आखिर मैं अंकल से इतने सारे पैसे कैसे मांगूंगी। इसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने आज 100 मिलियन नहीं लाई तो मैं तुम्हारा डिप्लोमा जला दूंगी। फिर शाओ रोते हुए यहाँ से चली जाती है और फिर जब वो घर आती है तो उसने चश्मा लगाई होती है। तभी गु इसका चश्मा हटाकर इसके फेस पे चोट का निशान देख लेता है और इसे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब किसने मारा। पर शाओ इसे नहीं बता रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मैं अंकल को कैसे बताऊं कि इंटरनेट पे सभी मुझे मिस्ट्रेस कह रहे हैं। और गु इसे पूछता है कि मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हें किसने परेशान किया। तो शाओ पूछती है कि अंकल आपके और यूरो के बीच में क्या चल रहा है, क्या आप दोनों कपल है।
तो गू से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं और यूरो कपल है? मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, इंटरनेट पे तुम ये सब चीजें मत पढ़ा करो, वो सब फेक है। तो शाओ कहती है कि क्या आप सच कह रहे हो? तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन अब क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद? तो शाओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू अपनी कंपनी पहुंचता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए कहता है। फिर असिस्टेंट गू को सारी इन्फॉर्मेशन लाके बताता है कि आज मिस शाओ अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी और वहीं पर ही उनके पेरेंट्स के साथ उनकी फाइट हुई है और वहीं उनके पेरेंट्स के साथ उनका झगड़ा हुआ है। और मिस शाओ के बारे में रूमर भी फैली हुई है कि वो मिस्ट्रेस है और सभी लोग मिस शाओ के बारे में इंटरनेट पे बहुत ही बुरी बुरी चीजें कह रहे हैं। और कुछ लोग तो उनकी फैमिली के रेस्टोरेंट भी पहुंच गए थे उन्हें परेशान करने के लिए। ये सब जानकर गू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। तो असिस्टेंट बताता है कि वही मिस यूरो। तो गू सोचता है कि लगता है मैंने उस यूरो को अब तक बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर दिया जो वो इस हद तक चली गई है। तभी इतने में गू को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे फ्रेंड्स पार्टी के लिए बुला रहा होता है। तो गू वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है ताकि वो यूरो से बदला ले सके। यहाँ पर पार्टी में गू के पास यूरो आकर उसे ड्रिंक ऑफर कर रही होती है। तो गू भी इसके साथ एक्टिंग करता है और वो ड्रिंक पीकर उसके साथ रूम में आ जाता है और यूरो तो खुश हो जाती है कि लगता है कि गू अब उसके जाल में फंस गया। पर तभी यहाँ पर वो बहुत सारे रिपोर्टर को बुला लेता है उसकी असलियत दिखाने के लिए और वो यूरो को वार्न करता है कि अगली बार उसने ऐसी कोई और चीज शाओ को परेशान करने के लिए की तो उसके साथ नेक्स्ट बार इससे भी ज्यादा बुरा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू शाओ को बहुत सारी चाबी देते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि ये सारी चाबी उसके 30 विला की है। तो शाओ कहती है कि मुझे तो ये सब नहीं चाहिए क्योंकि मुझे घर पे कैद नहीं रहना है, मुझे जॉब करने जाना है। और वो गू को मनाने लग जाती है कि प्लीज मुझे जॉब के और फिर वो गू को मनाने लग जाती है कि प्लीज मुझे काम करने दे दो। तो गू मान जाता है लेकिन कहता है कि तुम मेरी कंपनी में काम करो मेरी असिस्टेंट की जॉब पर। तो शाओ इसके लिए हाँ कह देती है और कहती है कि हाँ ऐसे हम दोनों क्लोज रह सकते हैं और फिर दोनों ही किस करते हैं। और शाओ कहती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि बेबी को भी तो रेस्ट करना है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू शाओ को अपने कंपनी के बाहर ले आता है और उसे कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कंपनी में इस बारे में किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो गू इससे प्रॉमिस कर लेता है और फिर शाओ अपना अकेले कंपनी जाती है। फिर हम कंपनी में देखते हैं कि मैनेजर एक एम्प्लॉय को आकर बता देता है कि आज कंपनी में एक नई एम्प्लॉय आने वाली है और वो बॉस की सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। तो तुम उसका इंटरव्यू अप्रूव कर देना और उसे जॉब पे रख लेना। पर ये बहुत ही खराब एम्प्लॉय होती है और ये सोच लेती है कि वो नई वाली एम्प्लॉय को बहुत ही परेशान करेगी। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपना रेज्यूमे लेकर पहुंच जाती है और वो कहती है कि मैं जॉब के लिए आई हूँ। तो ये इसका डॉक्यूमेंट चेक करके पूछती है कि तुम्हारा डिप्लोमा कहाँ है। तो शाओ कहती है कि डिप्लोमा अभी मेरे पास नहीं है, क्या मैं अभी जॉब के लिए अप्लाई करके बाद में डिप्लोमा दे सकती हूँ। तो ये एम्प्लॉय से चिल्लाती है कि क्या तुम्हें कंपनी के रूल नहीं पता है, बिना डिप्लोमा के तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। फिर शाओ कंपनी के बाहर आ जाती है और सोचती है कि क्या अब मुझे सच में डिप्लोमा लेने के लिए मॉम डैड के पास वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो लोग तो मुझसे पैसे मांगेंगे, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे डिप्लोमा नहीं मिलेगा और डिप्लोमा के बिना मुझे जॉब नहीं मिलेगी। फिर शुआन अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम इसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो टाइम पर पहुंच गई, तो क्या 100 मिलियन रेडी हो गए। तो शाओ कहती है कि मॉम अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है और अभी मैं जॉब पे लगी हूँ और धीरे धीरे मैं कमा के आपको पैसे दे दूंगी। तो इसकी मॉम कहती है कि अच्छा, कहीं उस रिच मैन ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया इसलिए अब तुम्हें खुद जॉब करना पड़ रहा है। शिट यार, तुमने कुछ पैसे भी नहीं लिए उसे। तभी शाओ के डैड पूछते हैं कि क्या तुमने सच में बिना पैसे के यहाँ पर आ गई हो। तो शाओ इन लोग से पूछती है कि क्या आप लोग सच में मेरे मॉम डैड हैं, आप लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। जाने दो, मुझे आप लोग की कोई नहीं पड़ी, बस मुझे अपना डिप्लोमा चाहिए। इसकी मॉम कहती है कि अगर डिप्लोमा चाहिए तो पहले 100 मिलियन लाओ फिर लो। तो शाओ इन्हें मनाती है कि अभी आप मुझे डिप्लोमा दे दो, मैं आपको 100 मिलियन दे दूंगी और ये चीज आप एक नोट पे लिखवा के मुझसे साइन ले लो। फिर शाओ इस पेपर पे साइन कर देती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं 1 महीने बाद आपको पैसे लाके दे दूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। रात में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और गू शाओ से पूछता है कि आज मैं मीटिंग में था लेकिन मैंने तुम्हें कंपनी में नहीं देखा। तो शाओ कहती है कि अरे मुझे पता ही नहीं था कि बड़े कंपनी के इतने ज्यादा रूल्स होते हैं। तो गू कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद कर लूंगी। और फिर शाओ गू से इस बारे में पूछने लगती है कि वैसे आपकी सेक्रेटरी को कितने पैसे मिलेंगे। तो गू इसे बताता है कि 20,000। तो शाओ सोचती है कि मुझे कैसे भी करके 1 महीने में पैसे जमा करने होंगे और अपने मॉम डैड को देकर उनसे छुटकारा पाना होगा। फिर नेक्स्ट डे शाओ वापस से कंपनी पहुंचती है और इस बार उसने डिप्लोमा भी लाई होती है।
पर ये एम्प्लॉय तो इसका डॉक्यूमेंट देखने के लिए रेडी ही नहीं होती और कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी जाओ यहाँ से। तो शाओ कहती है कि लेकिन थोड़ी देर में ऑफिस आवर खत्म होने वाला है, प्लीज मेरा काम देख लो। तो ये एम्प्लॉय गुस्से में शाओ का रेज्यूमे फाड़ देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अभी यहाँ पर गू का असिस्टेंट आकर शाओ को कहने लगता है कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो बॉस के ऑफिस में होना चाहिए था। ये सुनकर एचआर शॉक हो जाती है कि ये बॉस की वाइफ है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि अब मुझे समझ आया, और फिर वो ये एचआर को चिल्लाता है कि तुम नए एम्प्लॉयज को इस तरीके से ट्रीट करती हो, और फिर असिस्टेंट इस एम्प्लॉय को जॉब से निकलवा देता है और शाओ से कहता है कि आप मेरे साथ बॉस के ऑफिस में चलो। फिर शाओ गू के ऑफिस में आने के बाद उसकी मीटिंग से आने का वेट कर रही होती है और यहीं पर ही बैठकर सो जाती है। फिर गू जब अपने मीटिंग रूम से बाहर निकलता है तो वो शाओ को देखकर खुश होता है और जल्दी से उसे अपने कोट से कवर करता है। तभी शाओ की भी नींद खुल जाती है और दोनों ही किस करते हैं। फिर शाओ गू से कहती है कि अगली बार हम ऑफिस में ये सब नहीं करेंगे। तो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर किस नहीं करने दोगी तो फिर घर जाके मैं तुम्हें किस करूंगा। तो शाओ कहती है कि अगर तुम फिर ये सब करोगे तो मैं काम करने जा रही हूँ। तो गू कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी अपना काम करने जा रहा हूँ, तो ठीक है, ऑफिस के बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। तो शाओ इसके लिए हाँ कहती है। फिर शाओ गू को बताने लगती है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, तुम इसे खरीदोगे तो तुम्हारा काफी प्रॉफिट होगा। तो गू कहता है कि तुम इतनी श्योर कैसे, क्या तुम फाइनेंस की भी स्टूडेंट रही हो? तो शाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अंदाजा हो रहा है। तो गू कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और फिर गू तुरंत ही स्टॉक्स खरीद लेता है। तो ये कहती है कि अंकल आपने इतना ज्यादा क्यों खरीद दिए, कहीं मैं गलत निकली और आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान हो गया तो गू कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो। तो शाओ कहती है कि वैसे मैं श्योर हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा। तभी यहाँ पर ऑफिस में डायरेक्टर आ जाता है और वो गू को कोई प्रोजेक्ट का प्लान दिखा रहा होता है जो कि गू को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वापस इस प्लान को बताने के लिए कहता है। तभी शाओ ये डॉक्यूमेंट लेकर डायरेक्टर को बताने लगती है कि अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा बल्कि लॉस होगा। तो डायरेक्टर इसे चिल्लाने लगता है कि तुम बस एक मामूली सी सेक्रेटरी हो, तो बीच में मत बोलो। तो गू से बहुत ही चिल्लाता है और कहता है कि मैं भी यही कहना चाहता था लेकिन मैंने बोला नहीं था, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है उसे मुझसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इसलिए अब भी यहाँ से निकलो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू शाओ को गुड न्यूज देता है कि जो स्टॉक उसने खरीदने बोली थी उसका काफी प्रॉफिट हुआ है, और वो पूछता है कि कहीं तुम सच में फाइनेंशियल स्टूडेंट तो नहीं थी। और फिर गू ने जितने पैसे जीता होता है वो पूरे पैसों का चेक शाओ को देने लगता है और कहता है कि ये पैसे तुम्हारे हक के हैं क्योंकि ये स्टॉक मैंने तुम्हारी वजह से ही खरीदा था और तुम्हारी वजह से ही मैं जीता हूँ। तो शाओ चेक को ले लेती है और फिर इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने आती है और उन्हें चेक देकर कहती है कि अब दोबारा आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। फिर ये चेक देखकर शाओ के मॉम डैड दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं और फिर शाओ अपनी मॉम से वो नोट मांगने लगती है तो इसकी मॉम वो देने के लिए तैयार नहीं होती ताकि ये आगे भी फ्यूचर में इससे और पैसे ले सके। फिर शाओ अपनी मॉम से कहने लगती है कि आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। तो इसकी मॉम इसके कपड़े में ढूंढने लगती है और कहती है कि जरूर तुम्हारे पास और पैसा होगा ना। तो शाओ कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अभी अचानक से शाओ के पेट में जोर से टेबल लग जाता है। तभी यहाँ पर गू शाओ को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है और फिर वो शाओ को उसकी मॉम से बचाता है और जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि इन लोग का बेबी एकदम ठीक है। शाओ ये सुनकर खुश होती है पर तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है। तो डॉक्टर बताता है कि ये उसे इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो इसे मेडिसिन दी जाती थी उसकी वजह से ये असर है। अगर ये असर ज्यादा हो गया तो सच में उसका बच्चा मर भी सकता है। शाओ और गू ये सुन के शौक होते हैं और फिर दोनों घर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर शाओ को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू शाओ के मॉम डैड और उसके भाई को यहाँ पर लेकर आया होता है और वो इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोगों ने अब तक मेरी शाओ को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, और वो शाओ के भाई को मारने की धमकी देकर इन लोग से कहता है कि अभी वो नोट वापस करो। तो शाओ की मॉम तुरंत ही नोट वापस कर देती है। फिर गू अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर इन सभी को थोड़ा बहुत मारने के लिए कहता है और फिर इन लोगों को वार्न करता है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरी शाओ को परेशान किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू यहाँ शाओ के साथ होता है और तभी गू को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है जो कि उसे बोल रही होती है कि वो उनसे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने के लिए लेकर आए। तो गू कहता है कि मैं पहले तो नहीं ला सकता क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं उसे आपके बर्थडे पर मिलवाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि गू शाओ को लेकर अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है। यहाँ पर शाओ बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है तो गू इसके चीक पे केस करके कहता है कि क्या अब तुम ठीक हुई। शाओ कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि अगर आपकी फैमिली को मैं पसंद नहीं आई तो ये कहता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, तुम तो इतनी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हो, तुम सभी को पसंद आओगी। और फिर गू शाओ को पार्टी में ले जाकर उसे सभी लोगों के बारे में बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी में यूरो भी आई होती है और वो अपने सभी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि वो गू की ग्रैंडमा को बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो जल्द ही गू से शादी करेगी। और यहाँ पर गू शाओ को अपनी ग्रैंडमा से मिलवा रहा होता है और शाओ उसकी ग्रैंडमा से कहती है कि पहले तो मुझे सच में नहीं पता था कि आप गू की ग्रैंडमा है। गू अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि एक्चुअली हम दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। तो ये सुन के वो बहुत ही खुश होती है और कहती है कि फिर तो तुम अब मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन चुकी हो। और फिर गू की ग्रैंडमा दोनों को बैठने के लिए कहती है और तभी यहाँ
पर फिर से शाओ को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो ग्रैंडमा ये देखकर खुश होती है कि तुम तो सच में प्रेग्नेंट हो। तभी यूरो और उसकी फ्रेंड ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं और यूरो कहती है कि मैंने सच में इस लड़की को अंडर एस्टिमेट करी थी। फिर शाओ भी यहाँ पर गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है। इसे देखकर ग्रैंडमा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, देखो सुन लो, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सिर्फ शाओ बनेगी, तुम नहीं। तो ये कहती है कि ग्रैंडमा मैं यहाँ पर आपके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ, देखो ये नेकलेस कितना प्यारा है। फिर हम देखते हैं कि यूरो ने शाओ की बेइज्जती करने के लिए एक बंदे को बुलाई होती है जो कि एक बहुत ही फेमस मास्टर का स्टूडेंट होता है। यूरो से कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर पहुंच गए, मैं आपको बताना चाहती थी कि शाओ नाम की लड़की इस जेड पेंडेंट को वही कीमती जेड पेंडेंट बता रही है। तो ये अंकल प्रूफ करने लग जाता है कि वो असली जेड पेंडेंट है ही नहीं। तभी गू शाओ से कहते हैं कि तुम्हें ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए, अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। तो शाओ इसकी बात सुनती है और फिर वो इस अंकल के साथ कॉम्पिटिशन करने लगती है और वो अपना टैलेंट सभी को दिखाती है एंटी के बारे में सारा चीजें बताकर। जिसके बाद ये अंकल भी जान जाता है कि तुम सच में कुछ तो हो, बताओ तुम कौन हो। तो शू बताती है कि जिस मास्टर के आप स्टूडेंट रहे हो मैं भी उसकी स्टूडेंट थी। अंकल इस बारे में कंफर्म करने के लिए अपने मास्टर को कॉल करके पूछता है कि क्या आप सच में शाओ को जानती हो। और फिर मास्टर के बताने के बाद इसका पूरा कंफर्म हो जाता है और ये कहता है कि तुम तो सच में मास्टर की स्टूडेंट निकली। और फिर सभी लोग तो शाओ की तारीफ कर रहे होते हैं और ये सब देखकर यूरो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर घर आने के बाद गू शाओ की तारीफ करता है कि उसने पार्टी में बहुत ही अच्छे से मैनेज करी और वो शाओ से पूछने लगता है कि क्या अब हम दोनों वेडिंग करें। तो शाओ कहती है कि लेकिन पहले मुझे अपना करियर बनाना है। तो ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम स्टॉक खरीदने वाला काम कर सकती हो, ऐसे तुम घर में बैठ के बोर भी नहीं होगी और स्टॉक्स को बेचकर पैसे भी कमा लोगी और फिर क्या पता तुम ऐसे पैसे जमा करते हुए खुद का स्टोर खोल लो। और वैसे तुम ये मत भूला करो कि हम दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं, इसका मतलब है हम लोग लीगली मैरिड हैं, यानी कि मेरी हर चीज तुम्हारी है और मेरे पैसे भी तुम्हारे हैं। तभी इतने में शाओ का पेट दुखने लगता है तो गू जल्दी से डॉक्टर को घर ही बुलवा लेता है और डॉक्टर शाओ का चेकअप करने के बाद बताता है कि उसे न्यूट्रिशन की कमी है। और तभी यूरो ये देख लेती है और वो किसी को कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए कहती है कि आखिर गू के घर पे आज डॉक्टर क्यों गया हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ ने जो स्टॉक खरीदी होती है उसका काफी ज्यादा प्रॉफिट निकल जाता है। तो ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं और फिर रात में ये लोग डिनर करने के लिए बाहर रेस्टोरेंट गए होते हैं और डिनर करने के बाद ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी शाओ यहाँ पर अपने बड़े भाई को देख लेती है और वो गू को अपने लिए आइसक्रीम लाने का भेज देती है और यहाँ पर अपने भाई से बात कर रही होती है जो कि शाओ से कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने एक रिच आदमी को फंसा लियो और तुम इतनी रिच हो गई हो कि मुझे भी पहचानने के लिए रेडी नहीं थी कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और वैसे कहता है कि अब तुम इतनी अमीर हो ही गई हो तो मुझे 1 मिलियन तो दे ही सकती हो। तो शाओ कहती है कि भाई मैं आखिर आपको पैसे क्यों दूंगी, वो भी इतने सारे। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड इतना ज्यादा रिच है तो क्यों नहीं दे सकती। तो शाओ कहती है कि आप उसे ये सब चीज में मत इन्वॉल्व करो और हाँ दोबारा मेरे पास मत आना। फिर शाओ का भाई गुस्सा होकर उसे स्लैप मारने जा रहा होता है पर तभी यहाँ पर गू का फ्रेंड आकर शाओ की हेल्प करता है और उसे बचाता है। तभी यहाँ पर गू वापस आ जाता है और इसका फ्रेंड इसे बताता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ की हेल्प किया और उसे बचाया। फिर रात में हम देखते हैं कि गू और शाओ साथ में होते हैं और गू इसे कहता है कि दोबारा तुम किसी भी मैन की तरफ हंस के मत देखना, आज मैंने देखा कि तुम मेरे फ्रेंड को स्माइल करके देख रही थी। तो ये कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो गू मान लेता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर नेक्स्ट डे गू और शाओ वापस से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए होते हैं और डॉक्टर कहता है कि बेबी अभी बहुत ही हेल्दी है। फिर शाओ गू के साथ हॉस्पिटल से जा रही होती है। एक ओल्ड अंकल शाओ को देखकर अपने बेटे से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि वही हमारी ग्रैंड डॉटर है जो कि खो गई थी और ये लोग शाओ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ की मॉम और उसका भाई उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उसे मारने लगते हैं और बता देते हैं कि वो लोग उसके असली पेरेंट्स नहीं है। तो शाओ कहती है कि यानी मैंने सही अंदाजा लगाई थी कि आप लोग मेरे असली पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे असली पेरेंट्स होते तो मुझे आज तक इस तरीके से ट्रीट नहीं करते। और ये लोग शाओ को ब्लैकमेल करते हुए उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तभी तभी यहाँ पर गू शाओ को बचाने के लिए आ जाता है और वो अपने गार्ड्स को कहकर इन सभी को पकड़ने का कहता है। फिर शाओ अपने घर पे होती है और गू से कहता है कि तुम्हें पता चला ना, वो लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते थे क्योंकि तुम उन लोग की असली फैमिली मेंबर हो ही नहीं। ग्रैंडमा शाओ से पूछती है कि क्या तुम अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या पता उन लोगों ने मुझे जानबूझ के छोड़ दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम अब मेरे पास अंकल है और मेरा बेबी भी। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं भी तो हूँ। तभी गू शाओ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा और किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ को भूख लग रही होती है और वो गू को नींद से उठा के कहती है कि जाओ मेरे लिए पेस्ट्री बनाओ, मुझे भूख लग रही है। तो गू इसके लिए आधी रात में वो उठकर केक बनाता है और शाओ इसे देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और वो यहीं किचन में बैठे बैठे ही सो जाती है। फिर गू शाओ को बताता है कि उसने रेडी कर चुका है और वो सो चुकी थी, इसलिए वो उसे रूम में लेके जाता है। नेक्स्ट डे गू शाओ को एक पार्टी में लेकर गया होता है और यहाँ पर यूवे शाओ से बदला लेने के लिए उसे मारने लगती है
पर तभी गू जल्दी से यहाँ पहुंचकर शाओ को बचाता है और उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है। और फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक अंकल गू को चिल्ला रहे होते हैं कि अगर शाओ को कुछ भी हुआ तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये अंकल कोई और नहीं बल्कि शाओ के असली डैड होते हैं और वो अपने डैड को आकर बताते हैं कि आपकी ग्रैंड डॉटर मिल चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि गू को भी इस बारे में पता लग जाता है। शाओ भी गू के साथ वेडिंग के लिए मान जाती है और नेक्स्ट वीक ही ये लोग डेट रखते हैं। तभी यहाँ पर शाओ के डैड इन दोनों से मिलने आते हैं और इन दोनों को वेडिंग के लिए गिफ्ट दे रहे होते हैं। और शाओ को अपने डैड बहुत ही पसंद आते हैं और वो गू से कहती है कि ये अंकल बहुत ही अच्छे हैं, काश मेरे रियल डैड भी इसी अंकल की तरह होते। और फिर गू शाओ को उसके ग्रैंडपा से मिलवाता है जो कि उसे बताते हैं कि वो उन लोग की फैमिली की है और वो बचपन में खो गई थी और अब जाके उन्हें मिली है। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसे उसकी असली फैमिली के बारे में पता चल गया है। और फिर फाइनली गू और शाओ की वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।